गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं और आप लोग अभी पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके पहले जो है 2 लेक्चर डाला गया। आज हम लोग पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली के परिचय को जानेंगे और उसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आप लोगों से एक विनती है, एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं कि अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने में मदद मिलती है। ठीक, तो आज देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स को। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के माध्यम से। इसमें सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कौन कौन एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सबको पता है। ये पीरियड 2 में आता है, ये पीरियड 3 में आता है, ये पीरियड 4 में आता है, ये पीरियड 5 और ये पीरियड 6 के अंतर्गत आता है। तो परमाणु क्रमांक भी सबों को बताए थे। इनका परमाणु क्रमांक कितना था? 7। चूंकि नोबल गैस से कंपेयर करना है। पीरियड 2 में नोबल गैस कौन था? नियॉन। पीरियड 3 में आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। इसका 10 होता था, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और ये 86। ये ग्रुप 18 का था, ग्रुप 18 के अंतर्गत आता है और ये ग्रुप 15 के अंतर्गत आता है। तो इसमें 3 घटाते जाना है। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ पे क्या होगा? 7। पीरियड 3 का कितना था? 18। यहाँ क्या लिखेंगे? 18 में 3 15, 36 में 3 गया 33, 54 में 3 51। ठीक है, 86 में 3 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 83। ये परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ये एलिमेंट जो है किस रूपों में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन जो है ये गैस है, गैस के रूपों में होता है। ये फास्फोरस ठोस, आर्सेनिक ठोस, ये भी ठोस और ये ठोस। ये गैसीय अवस्था में रहता है। फास्फोरस ठोस अवस्था में, आर्सेनिक ठोस अवस्था में, एंटीमनी ठोस अवस्था में और बिस्मथ भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये नाइट्रोजन जो है वो अधातु है, फास्फोरस भी अधातु, आर्सेनिक उपधातु और बिस्मथ भी क्या है? उपधातु। और बिस्मथ आते आते ये धातु में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये कमजोर धातु है। ठीक है, यहाँ तक नाइट्रोजन अधातु, फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक उपधातु, एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ कमजोर धातु। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल। और ये भी क्या हुआ? नॉन मेटल। और ये मेटेलॉयड्स, मेटेलॉयड। और ये भी क्या हुआ? मेटेलॉयड। और ये पुअर मेटल, पुअर मेटल, पुअर मेटल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नोट करते जाना है इन सबों को। ठीक, इसके बाद तो हम लोग जो है इसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये सभी जानेंगे अभी। ठीक है, इसको लिख लेना सबों को। तो मिटाएं इसको। तो हम लोग अब जानेंगे जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स लिखना है सबों को। वर्ग 15 के तत्वों
सामान्य गुण। तो सामान्य गुण में हम लोग सबसे पहले भी देखते हैं एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, हिंदी होगा परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या। इंक डाल लेते हैं इसमें, आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा में क्या वेरिएशन आता है, इनको अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कि एटॉमिक रेडियस होता है क्या, इनको समझना है। जैसे कि कोई परमाणु है, ये उसका क्या है, नाभिक, और ये शेल है, ये क्या है, शेल। तो किसी परमाणु के नाभिक से उसके अंतिम कक्षा के बीच की दूरी जो होती है उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हालांकि एटॉमिक रेडियस को जो है निकालना असंभव है, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में या किसी भी कक्षा में एक वेव के रूप में गमन करती है, एक तरंग के रूप में गमन करती है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, कैसे, वेव के रूप में जाएगा। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी, अधिक, तो कहीं पे क्या हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की दूरी इस नाभिक से कहीं पे दूर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिल रहा है दूरी, यहाँ पे। तो इस रेडियस में और इस रेडियस में दोनों में क्या है, अंतर नजर आ रहा है, ठीक ना। तो इसके एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए हम लोग 11वीं क्लास में जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किए हैं। वहां पर जो है आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इस तरह से जो है निकाले थे। लेकिन यहाँ 12वीं क्लास में उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप लोग डीप में जाना चाहते हैं तो 11वीं क्लास पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ हम मान के चलेंगे कि परमाणु के नाभिक से उसके अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को कहते हैं परमाणविक त्रिज्या। किसी परमाणु के नाभिक से उसके अंतिम कक्षा के बीच की दूरी जो होती है वह परमाणविक त्रिज्या होती है, ये मान करके चलना है, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो समझिए बात को। तब ऊपर से नीचे को, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। याद रखने के लिए बताया गया था ट्रिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा बिहार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा बिहार। ये पीरियड 2 में आता है, ये पीरियड 3 में आता है, ये पीरियड 4, पीरियड 5 और ये पीरियड 6 में, ठीक है। और हम लोग ये भी बात जाने थे कि किसी भी एटम या एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वह उसके आवर्तों की संख्या के बराबर वाले कक्षा में प्रविष्ट करता है। जैसे ये पीरियड 2 है, तो ये कितने सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 सेल में जाएगा। तो अर्थात इसमें सेलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इसमें सेलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इससे क्या स्पष्ट नजर आ रहा है, इससे नजर आ रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो सेलों की संख्या में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर सेलों की संख्या में वृद्धि होती है। सेलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नाभिक से अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है। बीच की दूरी जब बढ़ेगा तो परमाणविक त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। ये हम सेल नहीं दिखा करके समझाने के लिए एक ही जो है गोला के रूप में, ये छोटा होगा, ये बढ़ेगा, फिर ये भी क्या होगा, उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो यहाँ पर समझिए ये R, ये R, ये R हुआ, R और ये R। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, ये मान लिए R1 है, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो इसमें पता चल रहा होगा R1 जो है सबसे छोटा है, R2, फिर R3, R4 और R5। R5 क्या है, सबसे बड़ा है। मतलब ये रेडियस क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पी ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे की ओर टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं
सेलों की संख्या में वृद्धि होती है। तो सेलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इसकी परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। तो ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक रेडियस का, ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन का सबसे छोटा, इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार। तो सबसे बड़ा कौन होगा, बिस्मथ। ये ऑर्डर निकल के आया एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, किसी को समस्या? अब हम लोग दूसरा फैक्टर देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब क्या देखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, नोट करते जाना है। ठीक है, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हिंदी क्या हुआ, वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब ये वैद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, सबसे पहले तो इनको समझना पड़ेगा। वैद्युत ऋणात्मकता को समझने के बाद ही आपको उसके वेरिएशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। जैसे कि H है और Cl है, दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाया, दोनों मिलके क्या बनाया है, बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक कौन है, ये Cl है, और कम वैद्युत ऋणात्मक कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक वाले तत्व इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड से अपनी ओर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, इसको भी और इसको भी, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण से इस पर पोल बन जाता है, इस पर कुछ निगेटिव चार्ज और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज। इस क्लोरीन के द्वारा इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, सबको पता आ गया। तो किसी एलिमेंट के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? अब अगर यदि हम बात करें, HCl है, इसका दूरी हम और बढ़ा दें, 3 टर्म में समझा रहे हैं, और बढ़ा हुआ है, तो तीनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींचेगा, जिसका दूरी कम होगा। क्योंकि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वह दूरी पर निर्भर करता है। फोर्स दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जब हम दूरी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर यदि बढ़ेगा तो उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इन बातों को समझ गए तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में आसानी से समझ में आएगा। तो इसके पहले हम लोग क्या भी जाने, एटॉमिक रेडियस को। तो ऊपर से नीचे की ओर, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार। ठीक है, कितना मजे की बात है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा कौन है, बिहार है, हकीकत में है भी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। ठीक ना, और समझ लेना ये क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज छोटा होगा। तो साइज छोटा किसका है, नाइट्रोजन का। तो इन दोनों के बीच जो है अट्रैक्ट, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचेगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, अर्थात ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इस प्रकार है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, परमाणविक आकार के बढ़ने पर
उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान घटता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण परमाणुओं द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घटता है। ठीक ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, घटेगा। स्पष्ट है, यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको। ये दूरी देखिए क्या है, ज्यादा है, ये दूरी क्या है, उससे कम, और ये दूरी सबसे ठीक। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ये लिख देते हैं शॉर्ट में। तो सबसे अधिक किसका होगा, नाइट्रोजन का, इसके बाद फास्फोरस का, इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसको लिख लेना है। यह है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक, समझ में आ गया होगा सबको। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझने के बाद इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना है सबको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा फैक्टर होगा ये, तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हिंदी क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो उसके बाद उसके वेरिएशन को समझने में आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधना, नाम से क्या स्पष्ट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधना। जैसे कि मैंने ये एक एटम लिया, ठीक है, और ये जो है इसका बाह्यतम शेल है। क्या है, बाह्यतम शेल। और यहाँ पर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन है। ये एटम जो है ये आइसोलेटेड, न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ, उदासीन विलगित परमाणु। चूंकि हम लोग जो यहाँ पर टेस्ट करेंगे वो अकेला एटम को लेना है, और कैसा होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, तब जाकर के हम उसका जो है अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस आइसोलेटेड एटम के द्वारा इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम शेल में प्रविष्ट कराने में जो ये एनर्जी रिलीज करती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। समझ में आया सबको। किसी आइसोलेटेड एटम के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी अंतिम कक्षा में प्रविष्ट कराने में जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने के बाद हम इसका वेरिएशन को देखते हैं, इसके वेरिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा बिहार। ये टॉप टू बॉटम है, ऊपर टॉप नीचे बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका आकार क्या है, छोटा, इसका आकार उससे बड़ा, इसका उससे भी बड़ा, और इसका उससे बड़ा, और ये दोनों का आकार लगभग सिमिलर हो जाता है। इन दोनों का आकार क्या हो जाता है, लगभग सिमिलर।
क्यों हो जाता है लगभग सिमिलर? यहाँ पर देखने को मिलता है लेंथेनायड इफेक्ट, लेंथेनायड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनायड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनायड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनायड कॉन्सेंट्रेशन के कारण, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनायड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनायड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन दोनों का आकार लगभग समान हो जाता है। और दूसरी बात कि मेल्टिंग पॉइंट भी जो यहाँ के बाद इधर डिक्रीज होने लग जाता है, ये हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे। अब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन। ये बीच में क्या है, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है, ये बात हम लोग को पता है। किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है, ये बात रदरफोर्ड साहब ने बतलाए थे। अब ये प्लस जो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से एनर्जी जो है अत्यधिक रिलीज होगी। अब ये दूरी बढ़ गया, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट गई। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जब घट गई तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी के रिलीज होने का रेट घट जाएगा। ये जब बाह्यतम सेल में अट्रैक्ट करेगा, ये भी दूर हो रहा है, ये क्या हुआ, घट गया। समझ में आ रहा है सबको? तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एनर्जी भी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, वहां पर एनर्जी जो रिलीज होती है उसके रिलीज होने का रेट भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अधिक हुआ और ये क्या हुआ, उससे कम। ठीक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, ये तो पढ़ लिए थे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंद होता। तो कहने का अर्थ है कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणविक आकार बढ़ता है, जिसके कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ता है और एट्रैक्टिव फोर्स मतलब आकर्षित बल क्या होगा, घटेगा। एट्रैक्टिव फोर्स घटता है, जिसके कारण बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की दर घटती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी घटता। ठीक है, यहाँ तक में किसी को समस्या? तो कहने का अर्थ ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, ऑर्डर ये निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए सब? इस तरह से यही लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, परमाणविक आकार अगर यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। ठीक, बिठा दें इसको। इसके बाद समझना है सबको मेल्टिंग पॉइंट को। इसको समझना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट चौथा फैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट। और इसी में कंसल्ट कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, MP, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे,